हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आप देख रहे हो आप आपका सुंदर सा चैनल सोनी सर केमिस्ट्री वाला। तो आज हम कार्बोक्सिलिक एसिड के रासायनिक गुणों की बात करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो ध्यान से, सबसे पहली प्रॉपर्टी की बात करते हैं, अम्लीयता। कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होता है वो धातु के साथ जब रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस देता है। ये अम्ल का गुण है, इसलिए कार्बोक्सिलिक क्या है, इसमें अम्लता एसिडिक नेचर का होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया जब क्षार से कराई जाती है तो लवण बनता है और जल बनता है। इसके अलावा जब कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ इसकी क्रिया कराई जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ये सारी बातें इस बात को इंगित करती है कि कार्बोक्सिलिक एसिड की जो नेचर होती है वो अम्लीय होती है। तो इस प्रकार से ध्यान रखो, कार्बोक्सिलिक एसिड की क्रिया हमने सोडियम धातु के साथ कराई तो हमें लवण और हाइड्रोजन गैस निकला। इसी प्रकार से कार्बोक्सिलिक एसिड की क्रिया किसी क्षार के साथ कराते हैं तो लवण बनता है, जल बनता है। नेक्स्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड की क्रिया बाइकार्बोनेट के साथ करवा के देखी, फिर कार्बोनेट के साथ करा के देखी तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी मिलती है। तो इस प्रकार इस अभिक्रिया का उपयोग हम COO समूह की पहचान करने के लिए करते हैं। तो ये अम्लता को दर्शा रही है सारी बातें कि भाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसकी नेचर एसिडिक होती है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेके नेक्स्ट बात करेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड को जब जल में घोला जाता है, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है और इस कार्बोक्सिलिक एसिड को जब जल में घोला जाता है, H2O में जब इसको घोला जाता है तो ध्यान से देखना, ये H+ त्याग करेगा तो यह बन जाता है कार्बोक्सिलेट आयन। हमारे पास मिलेगा कार्बोक्सिलेट आयन प्लस H3O+। तो इसका मतलब हुआ कि इसको जल में, कार्बोक्सिलिक अम्ल को जल में घोलने पर कार्बोक्सिलिक एसिड को H2O में घोलने पर कार्बोक्सिलेट आयन, कार्बोक्सिलेट आयन व H3O+ आयन प्राप्त होते हैं। अभी H3O+ आयन की जो सांद्रता है उस पर अम्लता डिपेंड करती है। यदि विलयन में H3 आयन की सांद्रता अधिक है तो उस विलयन की अम्लता भी ज्यादा होती है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो हाइड्रोनियम आयन है की सांद्रता के कारण विलयन में H3O+ हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता के कारण विलयन अम्लीय होता है। इस बात का ध्यान रखोगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड को जल में घोलेंगे तो हमें हाइड्रोनियम आयन मिलता है और ये इस बात को इंगित करता है कि हाइड्रोनियम आयन के कारण ही यह अम्लीय विलयन होता है। यानी हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता अगर बढ़ती है तो कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक नेचर भी बढ़ती है। इस प्रकार से नेक्स्ट अब कह सकते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल की प्रबलता आयनन की मात्रा पर भी निर्भर करती है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल की प्रबलता नोट करोगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल की प्रबलता आयनन की मात्रा पर निर्भर करती है।
अगर आयरन की मात्रा का मान ज्यादा है, आयरन की मात्रा बढ़ेगी तो एसिडिक नेचर भी बढ़ेगा, एसिडिक नेचर भी क्या होता है, बढ़ता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल की प्रबलता आयरन की मात्रा पर निर्भर करती है। आयरन की मात्रा बढ़ने से इसका एसिडिक नेचर भी बढ़ता है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रबलता किस पर डिपेंड करती है, आयरन की मात्रा पर डिपेंड करती है। आयरन, आयरन स्थिरांक, आयरन स्थिरांक पर निर्भर करती है, निर्भर करती है। यह बात आपको ध्यान रखना है कि अम्ल जो होता है उसकी प्रबलता आयरन की मात्रा या आयरन स्थिरांक के मान पर डिपेंड करती है, अर्थात कह सकते हैं Ka या pKa। तो इसको भी एक्सप्लेन करते हैं। तो दिस पॉइंट टू बी नोटेड, इनको नोट करो। अब कुछ एग्जांपल लेते हैं इसके। तो सारी बातों को इस समीकरण के द्वारा स्पष्ट करते हैं। यह कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसको जल में घोला गया है, आपको कार्बोक्सिलेट आयन और मिला है हाइड्रोनियम आयन। तो ये ध्यान रखना है कि आप द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम लगाओगे। द्रव्यानुपाती क्रिया, द्रव्यानुपाती क्रिया नियम से, नियम से तो द्रव्य क्रियानुपाती नियम क्या कहता है कि उत्पाद की सांद्रता बटा अभिकारकों की सांद्रता। तो कहने का मतलब हुआ कि जो आयरन की मात्रा है वो अपन क्या लगाते हैं, तो K बराबर ये हो गया आपका RCOO का की सांद्रता, ये हो गया H3O प्लस की सांद्रता बटे अभिकारकों की सांद्रता RCOOH की सांद्रता, और ये हो गया H2O की सांद्रता। अगर मैं इसकी सांद्रता को स्थिरांक मान लेता हूं क्योंकि इसकी मात्रा अधिक होती है, तो K, अगर मैं ऐसे कह दूं कि K इंटू H2O की सांद्रता ये किसके बराबर होगी, RCOO और H3O माइनस प्लस की, और ये बन गया आपका RCOOH की सांद्रता। तो यहाँ पे ये जो है इसको अगर मैं मान लूं Ka, जहां पे Ka क्या है, KO है वियोजन की मात्रा, वियोजन की मात्रा कह दो या वियोजन स्थिरांक, स्थिरांक, यहाँ पे ये वियोजन स्थिरांक Ka क्या है, वियोजन स्थिरांक। अगर वियोजन स्थिरांक का मान बढ़ेगा तो अम्ल की प्रबलता भी बढ़ेगी। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं Ka समानुपाती होती है अम्ल की प्रबलता, अम्ल की प्रबलता की। अगर Ka की वैल्यू बढ़ती है तो प्रबलता भी क्या होती है, बढ़ती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि Ka क्या है, वियोजन स्थिरांक है, और वियोजन स्थिरांक का मान बढ़ेगा तो अम्ल की प्रबलता भी क्या होगी, बढ़ेगी। और देखो ये जो pK क्या है, pK का मान जो होता है वो Ka के मान का ऋणात्मक लघु गुणक होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि pKa बराबर माइनस log K। यानी कहने का मतलब यह है कि pK की वैल्यू जितनी कम होगी अम्ल की प्रबलता उतनी ही बढ़ेगी। तो ये दो बातों आपको ध्यान रखना है, एक तो Ka की वैल्यू जितनी बढ़ेगी और प्रबलता उतनी ही बढ़ेगी, एक तो ये ध्यान रखना। और एक pKa, इसकी वैल्यू जितनी घटेगी
प्रबलता उतनी ही क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, आपको के या पी की वैल्यू दे रखा होता है और उस वैल्यू को देख करके आप अम्ल की प्रबलता का पता लगा सकते हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखने की बात है। इसके लिए मैं ये इसको पोज करके लिखो, फिर एक एग्जाम्पल आपको देता हूं, तो आप पोज करके इसको लिखो। तो इस प्रकार से कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है उसकी अम्लीय प्रकृति के बारे में, या हम कह सकते हैं उसके एसिडिक नेचर के बारे में हमने पढ़ा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के अम्लीय नेचर किन किन बातों पर डिपेंड करता है, ये सारी बातें हमने सीखी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।